गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका 4th चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और ये 4th चैप्टर भी बहुत ही जल्द आने वाले कुछ ही हफ्तों में, 1-2 हफ्तों में जो है वो खत्म हो जाएगा। फिर आपका हम 5th चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी पोल रिजल्ट तो है नहीं, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसी मतलब क्लास को। तो हम आपने जो है वो पिछली क्लास में अगर हम बात करें तो द्विघात सूत्र के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो कौन मुझे माइक ऑन करके द्विघात सूत्र बताएगा कि क्या होता है, मतलब वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला अगर किसी को याद है तो बता सकते हो। लिख के भेज दे। लिख के कैसे भेजोगे? उसमें तो रूट वगैरह भी लगता है ना। माइनस बी प्लस ठीक है, माइनस -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर ठीक है, -4ac ठीक है। बटे और बटे 2a। बटे 2a, बिल्कुल। तो इसे कहते हैं द्विघात सूत्र। ठीक है, तो बहुत अच्छे, आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद था, तो वेरी गुड। और इसको हम श्रीधराचार्य का नियम भी कहते हैं। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम भी है। तो अब यहाँ पे ये जो द्विघात सूत्र है, इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो ये भी फटाफट से बिल्कुल क्विक इसका रिविजन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने x क्यों लिखा है, बता सकता है कोई? यहाँ पे हमने x क्यों लिखा? सोचो। अगर मेरा समीकरण होता a y की घात 2 जमा बी वाई जमा सी बराबर में 0, तब भी यहाँ पे x ही आता, हाँ या ना? मेरी आवाज तो आ रही है कि नहीं? चुप हो गए आप सारे? हाँ या ना, बस इतना ही बताना है, आता कि x आता या नहीं आता, बस इतना बताओ। नहीं आता, ठीक है। अगर x नहीं आता तो फिर क्या आता? यहाँ पर x नहीं आता तो फिर क्या लिखते हम? वाई, बिल्कुल। तो इसमें कुछ मतलब बहुत बड़ा सवाल नहीं है, बिल्कुल छोटा सवाल है। यहां पर हमने x इसलिए लिखा है बच्चों, क्योंकि आप देख सकते हो कि द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² जमा bx जमा c बराबर है 0। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। अब अगर हमारा समीकरण इस रूप में है तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। इसलिए यहाँ पे हमने x लिखा कि अगर हमें इस समीकरण में x का मान निकालना है तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। बस इतना सा कारण था इसका, क्योंकि समीकरण में चर x है, क्योंकि हम चर का मान निकालते हैं ना, चर x है, तो यहाँ पे भी x लिखा। अब मान लो मेरा समीकरण ये होता, ठीक है, तो मैं क्या करती, तो मैं यहाँ पे y लिखती, क्योंकि मैं किसकी वैल्यू निकालूंगी? मैं y की वैल्यू निकालूंगी। तो इसलिए बस इतना था इसका कारण। x क्यों लिखा है? क्योंकि समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। और श्रीधराचार्य नियम या फिर द्विघात सूत्र क्या करता है? हमारी मदद करता है x की वैल्यू फाइंड करने में, क्योंकि हमने देखा है बहुत से ऐसे समीकरण होते हैं जिनका हम जो मध्य पद विभाजन है वो नहीं कर सकते, है ना। कुछ समीकरण होते हैं जिनका तो मध्य पद विभाजन हो जाता है, पर कुछ समीकरण आपको ऐसे मिलेंगे जिनका आप मध्य पद विभाजित कर ही नहीं सकते। उनका जब x की वैल्यू जब उनमें निकालनी हो तो फिर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको आपने पिछली क्लासेस में काफी अच्छे से सीखा होगा, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर आपने कुछ शाब्दिक सवाल किए थे, तो एक सवाल है जो पिछली क्लास का, ये उसको मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि वो एंड में समझाया था। बहुत से बच्चे एंड में क्लास लेफ्ट कर देते हैं, तो किसी का अगर छूट गया हो तो वो यहाँ पे सीख लेगा और आप सभी का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग और जिनका गुणनफल 182 हो। अब जब हमने पहले जो है वो ये सवाल किए थे, तब तो फिर ऐसा कुछ था नहीं हमारे पास, मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन दिया था। पर अभी इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, बस इतना कहा कि दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग इतना है, गुणनफल इतना है। अगर हम बात करें पिछले सवालों की, तो ऐसे लिखते थे कि दो क्रमागत संख्याओं का योग इतना है, गुणनफल इतना है। सभी को याद आया, क्रमागत शब्द आता था हमेशा, है ना। लेकिन यहाँ पर क्रमागत जैसा शब्द कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? पहले तो इन्होंने कहा दो संख्याएं, ठीक है, तो पहली संख्या को हम x ले लेंगे। पहली संख्या को हमने मान लिया कि वो कितनी है, वो x है। अब अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी? सोचो। 'y' 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 '
लेकिन y नहीं ले सकते, क्योंकि y ले लिया तो फिर द्विघात समीकरण नहीं बनेगा, है ना। 27 नहीं बेटा, दूसरी संख्या को 27 भी नहीं ले सकते। 27 हाँ माइनस एक्स। बिल्कुल, तो इन सवालों को बिल्कुल ध्यान से देखना है। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अगर यहाँ पे ऐसा होता है ना कि दो क्रमागत, चलो मैं एक सवाल पूछती हूँ, मान लो यहाँ पर होता कि दो क्रमागत संख्याओं का योग और गुणन इतना इतना है, तो अगर पहली संख्या x है तो दूसरी कितनी होती? x+1। x+1। अगर आपको क्वेश्चन में शब्द दिख जाए क्रमागत, तो पहली संख्या अगर x है तो दूसरी x+1 होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिया था, तो दूसरी संख्या जैसे आपने कहा y, तो मेरे मन में भी ऐसे कि मैं y ले लूं, लेकिन y ले नहीं सकते, क्योंकि y लेने पर फिर ना x की वैल्यू पता ना y की वैल्यू पता। हम इसको ऐसे लिख देते x+y बराबर है 27, और हमें हमारा आंसर ही नहीं मिल पाता, क्योंकि एक की तो वैल्यू पता होनी चाहिए ना। x की वैल्यू निकालोगे 27 माइनस x आएगा, y की वैल्यू निकालोगे 27 माइनस y आएगा। वैसे कर तो इसको ऐसे भी सकते हैं, पर अभी के लिए रहने देते हैं, दोनों तरीके से मैं बता दूंगी, ठीक है, अभी के लिए इसको रहने दो। चलो, तो संख्या के बारे में कुछ रिलेशन आपस में नहीं था, तो हमने देखा कि एक चीज यहाँ बोली है कि ऐसी दो संख्याएं जिनको जब जमा करेंगे तो 27 आना चाहिए और गुणा करेंगे तो 182 आना चाहिए, तो इन दोनों की ही मदद से हमें दूसरी संख्या निकालनी है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं पहली संख्या x है और इसमें जब हम दूसरी संख्या को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। पहली संख्या x है, इसमें जब हम कुछ जोड़ेंगे तो 10 के बराबर आ जाएगा, तो बताओ दूसरी संख्या कितने के बराबर हुई? -x। ठीक है, क्वेश्चन मार्क रह जाएगा यहाँ पे अकेला, और ये आ जाएगा 10 माइनस एक्स, ठीक है। क्योंकि देखो एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, मैं बोलूं कि 5 में जब आपने x को जोड़ा तो आपको 15 मिला, तो x कितने के बराबर आएगा? 15 माइनस 5। 15 माइनस 5, ठीक है, 15 माइनस 5। तो वैसे ही अगर यहाँ पे हम ऐसा बोल रहे हैं कि x में कोई संख्या जोड़ो तो 27 के बराबर आना चाहिए, तो बताओ वो दूसरी संख्या कितने के बराबर आ जाएगी? 27 माइनस माइनस एक्स। 27 27 माइनस माइनस एक्स। अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ किस किस को ये क्लियर है, क्योंकि मुझे लग रहा है आप थोड़े से डाउट में हो। अगर डाउट है तो पूछो, अगर क्लियर है कि 27 माइनस एक्स क्यों आया तो फिर से पूछो, क्योंकि ये सवाल आपको एग्जाम में आ सकते हैं। ऐसा मत सोचना कि आ गया एग्जाम समझ में। क्या हो गया। आ गया समझ में। हाँ, सभी को ठीक है। क्योंकि टोटल 27 था, पहली संख्या अगर x है तो उसमें से अगर दूसरी संख्या निकालनी है तो 27 में से उसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तब हमारे पास पहली और दूसरी संख्या आ गई। अब हमने प्रश्न के हिसाब से चलना है, प्रश्नानुसार हमने चलना है। तो प्रश्न ने क्या कहा है कि जब आप इन दोनों संख्याओं को क्या करोगे, जोड़ोगे, जब इनका योग करोगे तो वो 27 के बराबर आएगा, और जब गुणा करोगे तो 182 के बराबर आएगा। तो अभी मैंने इनका योग का इस्तेमाल तो कर लिया, योग 27 था, उसका इस्तेमाल मैंने कर लिया अपनी दूसरी संख्या निकालने के लिए। अब हमें क्या करना है, इस गुणनफल का इस्तेमाल करना है। तो मैं क्या करूंगी, पहली संख्या लिख दूंगी x, गुणा का निशान, दूसरी संख्या लिख दूंगी 27 माइनस x, और ये कितने के बराबर आएगा, ये 182 के बराबर आएगा, ठीक है। जो जमा था, जो सम था, उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए काम में लगा दिया, और जो गुणनफल है उसको मैंने इस्तेमाल किया ताकि मेरा समीकरण बन जाए, ठीक है। इसको हमने अभी ऐसे लिख दिया है। अब बताओ सॉल्व करके क्या आएगा, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? क्या मैम? इस पूरे को हल करने पे क्या आंसर आएगा? मैम 27x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि x ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर जो चीज होती है वो अंदर वाली चीजों के साथ बारी बारी से गुणा करती है। तो x ने जब 27 के साथ गुणा किया तो ये बन गया 27x, और x ने जब x के साथ गुणा किया तो ये बन गया x की घात 2, बीच में माइनस का निशान, बराबर में 182। अब हमने देखा कि ये द्विघात समीकरण बन गया है, और हमने इसमें या तो मध्यपद विभाजन लगा दो या तो द्विघात सूत्र लगा दो, किसी ना किसी से तो इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या ये अपने मानक रूप में, सबसे पहले तो ये चीज देखो, क्या इसको इसके मानक रूप में लिखा गया है? नो मैम। नहीं लिखा है। तो बताओ कैसे लिखोगे इसके मानक रूप में? एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस में 182। पक्का कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, बताओ। मैम -x²। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे लिखो माइनस एक्स स्क्वायर,
जमा का 27x और 182 को भी उठा करके ऐसे ले आओ, -182 बराबर में कर दो 0। ठीक है, तो ये एक समीकरण बन गया। लेकिन हमेशा हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो समीकरण का पहला पद है वो कभी भी माइनस में ना हो, है ना। तो हम क्या करेंगे बताओ, इसको जमा करने के लिए क्या करेंगे, इसको जमा का बनाने के मैम लिए क्या इसको करेंगे, माइनस से गुना कर देंगे। माइनस से गुणा करेंगे। तो इस माइनस, हरे वाले माइनस से इस पूरे की गुणा कर दी। ठीक है, तो माइनस ने जब -x² से गुणा किया वो जमा का बन गया। माइनस ने जब जमा के 27 से गुणा किया, 27x से गुणा किया, वो प्लस माइनस माइनस बन गया। माइनस ने जब माइनस के 182 से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस बन गया। ठीक है, तो जो ये समीकरण है ये भी बिल्कुल करेक्ट था, और ऊपर वाला जो आपने बताया वो भी करेक्ट था। लेकिन जब भी पहला पद माइनस का आ जाता है तो हम कोशिश करते हैं कि वो जमा का बन जाए, जिसके लिए हमें उसकी गुणा माइनस से करवानी पड़ती है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? बताओ, यहाँ पे कोई डाउट है तो फटाफट से पूछ लो। नो मैम। ठीक है, माइनस वगैरह का भी समझ आ गया कैसे कैसे गुणा करना है अगर पहला पद माइनस का हो। हमने इसको बस रीअरेंज करके लिखा, जैसे x² माइनस का था उसको मैंने आगे लिखा, 27x जमा का था पीछे लिखा, 182 को उठा के यहाँ पर ले आए, क्योंकि द्विघात समीकरण के मानक रूप में इसको लिखना था। अब हमारे पास समीकरण बन गया है। अब यहाँ से एबीसी की वैल्यू निकालो और फिर योग और गुणनफल निकालो। तो योग इसका, ओके बेटा ठीक है, योग इसका कितना आएगा, माइनस का 27, और गुणनफल आप बताओ कितना आएगा। मैम 182। ओके, अब ऐसी संख्याएं ढूंढो जिनको गुणा करने पे 182 आए और जमा करने पे 27 आए। है कोई ऐसी संख्या? सोचो। सोचिए और बताइए। 27 और 182। ठीक है, आपने पिछली क्लास में ये वाला क्वेश्चन किया था? किसी ने कॉपी पे नोट नहीं किया? ठीक है, तो अभी मैंने देखा तो एक संख्या आ रही है 13, एक आ रही है 14। तो इसको अगर हम जमा करें तो 7, ये 27 आ गया, और इसको अगर हम आपस में गुणा करें 13 को 14 से, तो 4 3 12, 4 एकम 4, 5, 3 एकम 3, 1 एकम 1, 182। ठीक है, चलो 13 और 14 वो संख्याएं हैं जिनको जमा करने पे 27 आएगा, गुणा करने पे जो है वो 182 आएगा। लेकिन हमें माइनस का 27 चाहिए, तो आप मुझे एक काम करके बताओ कि मैं किसको माइनस का निशान दूं, किसको जमा का निशान दूं, सब कुछ आप सोचो और मुझे फटाफट से बताओ। मैम माइनस का 14। ओके, अगर हम 14 को माइनस का रखते हैं तो गुणा करने पर ये माइनस का 182 आ जाएगा। लेकिन अगर हम 14 को माइनस का रखते हैं तो जमा करने पर ये माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि ये बन गया 13 माइनस 14, तो ये आ गया माइनस का 1। मैम ये तो दोनों गलत हो गया, माइनस के रख दो। दोनों माइनस के। चलो ये भी चेक करते हैं। 13 को भी माइनस का रखा और 14 को भी माइनस का रखा, तो गुणा करके आया 182, और माइनस माइनस प्लस, तो जमा का 182 आ गया। 13 को भी माइनस का रखा, 14 को भी माइनस का रखा, और इनको जब जोड़ने की कोशिश की तो माइनस माइनस प्लस होता है, जुड़ के 27 आ गया, और दोनों माइनस के हैं तो माइनस का साइन आ गया। ठीक है, क्योंकि 14 बड़ा है, 14 के पास माइनस का निशान है, तो 27 के पास भी माइनस का निशान आएगा, तो इसलिए यहाँ पे आ गया माइनस का 27। तो जब हमने दोनों को ही माइनस का रखा तब जाकर के हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, योग आ गया माइनस का 27 और गुणा करके आ गया 182। ठीक है, तो हम कौन कौन सी संख्याएं लेंगे, माइनस के 13 और माइनस के 14 को हम लेंगे। बताओ, अभी क्लियर है? यस मैम। किसी को डाउट हो किसी साइन में तो पूछ लो फटाफट से, क्योंकि पोल में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है भाई, तो फिर वहां पे गलत मत करना।
चलो तो इसको मिटाते हैं, नंबर याद कर लो, माइनस का 13 माइनस का 14। अब क्योंकि हम मध्यपद विभाजन प्रमेय इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें इसको मध्यपद की जगह पे रखना है। एक्स स्क्वायर ऐसे कैसा रहेगा, 27x की जगह पे लिखो माइनस का 13x माइनस का 14x जमा का 182 बराबर में 0। ठीक है, अच्छा कहाँ से समझ नहीं आया पहले ये बताओ, कौन से स्टेप से समझ नहीं आया? बिल्कुल शुरू से या फिर यहाँ कहीं से? माइक ऑन करके बोल दो फटाफट से। अगर तो बिल्कुल शुरू से सीखना तब तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अगर यहाँ कहीं स्टेप में नहीं समझ आया तो फिर फटाफट से पूछ लो। हाँ तो बीच में कहाँ से, जैसे हमने जब ये समीकरण लिखा यहां तक समझ आ गया? नंबर कैसे लिए वो उसमें डाउट है? ठीक है, -13 -14 कैसे दिया? देखो तो हमें यहाँ पे अब क्योंकि बड़ी संख्याएं थी तो हमें यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि कैसे हम जो है वो 182 लेके आए और माइनस का 27 लेके आए। तो इसमें यही है कि आपको पहाड़े अगर अच्छे से याद है तो आप अच्छे से कर लोगे। तो अभी जब हमने देखा तो 13 को जब 14 के साथ गुणा करते हैं तो 182 आता है, और 13 में जब 14 को जोड़ते हैं तो 27 आता है। ठीक है, तो अब हमें 27 चाहिए था माइनस का और 182 चाहिए था जमा का। ठीक है, तो हमने जब जमा वाले 13 में जमा वाले 14 की गुणा किया तो जमा का 182 तो मिल गया, लेकिन जब हमने 13 में 14 को जमा कर दिया तो हमारे पास आ गया 27। लेकिन ये जो 27 है ये माइनस का चाहिए था, यहाँ पे जमा का आ रहा है, तो इसलिए इसको हम नहीं ले सकते क्योंकि 27 तो माइनस का चाहिए ना, उसको तो जमा का नहीं ले सकते। तो मतलब 13 और 14 जमा जमा वाले नहीं चलेंगे। फिर हमने सोचा कि चलो एक को माइनस कर लेते हैं, तो 14 को माइनस का निशान दे दिया। तो जब 14 को माइनस का निशान दिया तो हमारे पास गुणा करके माइनस का 182 आया, और जब 14 को माइनस का निशान दिया और इसको जमा किया तो ये बन गया 13 माइनस 14 और यहाँ पे -1 आया। लेकिन हमें तो जमा करने पे माइनस का 27 चाहिए, तो मतलब हम ये भी नहीं ले सकते। फिर क्या करें, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम दोनों को माइनस का बना दें, 13 भी माइनस का 14 भी माइनस का। तो 13 में 14 गुणा करके 182 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ पर 13 भी माइनस का 14 भी माइनस का, तो यहाँ पर जब देखो प्लस माइनस माइनस बन गया, 13 भी माइनस का था, माइनस माइनस प्लस, तो इनको हम जमा करेंगे। इन दोनों को जब जमा किया तो जमा करके आया 27, और 27 के पास जो साइन है वो भी माइनस का ही होगा क्योंकि 14 बड़ा है, जो बड़ा होता है उसी का साइन तो लगता है। ठीक है, तो इसलिए हमने ऐसे जैसे करके इनको साइन को डिसाइड किया। अब नंबर डिसाइड करने के लिए थोड़ा समय लग सकता था, लेकिन साइन तो हमने बिल्कुल फटाफट से डिसाइड कर लिया। बताओ अभी कोई डाउट? द्विघात सूत्र कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन होती है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा हो वो उसका वर्गमूल होगा कि नहीं। इसको हम उससे भी ट्राई करेंगे, पहले इसको ऐसे कर लेते हैं सिंपली, फिर उससे भी ट्राई करेंगे। ठीक है, पहले मध्यपद विभाजन कर लेते हैं। तो ये आ गया 27 की जगह पे लिखना था हमने माइनस का 13x और माइनस का 14x और जमा का 182 बराबर में 0। तो यहाँ पे x कॉमन लेना है, तो क्योंकि बड़ी संख्या है तो इनका हम जो है फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, तोड़ के नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसमें कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। x यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पर एक x बच गया, माइनस का निशान 13 आ गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस के 14 को हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया x, और 182 की जगह पर क्या आएगा बताओ? माइनस के 13। क्यों, कारण क्या है? बताओ, कोई भी बता दो, इसका रीजन बता दो कि यहाँ पे माइनस का 13 क्यों आएगा। ठीक है, मैं बता देती हूँ। देखो, क्योंकि जो चीज हम बाहर कॉमन लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 14 कॉमन लिया, ठीक है 14 मैंने यहाँ पे कॉमन लिया है, अब मुझे 182 की जगह पर वो नंबर लिखना है। कौन सा नंबर लिखना है? जिसको जब मैं 14 के साथ गुणा करूं तो मुझे 182 मिल जाए। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 182 की जगह पर वो नंबर लिखना पड़ेगा जिसकी गुणा
14 से करें और हमें 182 वापस मिल जाए, तो हमें पता है 14 की गुणा अगर हम 13 से करेंगे तभी हमें 182 मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पर 13 आया। ठीक है, अभी सभी को पता चला क्यों 13 लिखा, क्योंकि यहाँ पे वो नंबर लिखना पड़ता है जिसकी गुणा 14 में या बाहर वाले से करने पर ये वाली संख्या हमें वापस मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 13 आ गया। अब साइन की बात करें तो साइन माइनस का इसलिए आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे देखो तो बाहर माइनस कॉमन लिया है। हमने ये सीखा था जब हमने पहले ऐसे सवाल किए थे कि अगर माइनस को बाहर कॉमन लेते हैं तो इन चीजों के चिन्ह उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, तो 182 यहाँ पे जमा का था, 182 की जगह पे 13 लिखा है, तो 13 का चिन्ह माइनस का हो जाएगा। क्यों? इसकी वजह से अगर हम यहाँ पे जमा लेते तो ये भी जमा का रहता, लेकिन हमने बाहर माइनस कॉमन लिया तो इसका चिन्ह भी बदल के माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हमने कॉमन ले लिया है। अब हमने देखा कि एक और चीज कॉमन ले सकते हैं जो है x माइनस 13, तो इसको भी यहाँ पे कॉमन लिख लिया और इसके अलावा बच गया यहाँ पे x माइनस 14 बराबर में 0 पहले से ही था, तो हम इस 0 की मदद से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है वो एक बार x आ गया आपका कितना 13 और एक बार आ जाएगा 14। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है 13 और x की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है 14। लेकिन ये x की वैल्यू है, मतलब ये अभी सिर्फ एक ही अंक की वैल्यू आई है जो कि पहली संख्या थी, क्योंकि हमने x किसको माना था, x हमने पहली संख्या को माना था, तो हमारी जो पहली संख्या है वो 13 आई। अगर मैं ऐसा मान के चलूं कि मेरी पहली संख्या को अगर मैं 13 मान के चलूं तो दूसरी संख्या कितने के बराबर आएगी बताओ? मैम 27। नहीं बेटा, दूसरी संख्या को क्या माना था? मैम 27 माइनस एक्स। बिल्कुल, और x की वैल्यू कितनी आई? 13। 13। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे x की वैल्यू को भरेंगे, मतलब हम करेंगे 27 माइनस 13 और हमारे पास क्या आ जाएगी दूसरी संख्या 14। ठीक है, पहली संख्या अगर 13 है तो दूसरी संख्या 14 आएगी, लेकिन x की दो वैल्यूज आई हैं। जब मैंने पहली संख्या को 13 माना तो दूसरी 14 आई। अगर मैं पहली संख्या को 14 मानूं, क्योंकि ये 14 भी x की वैल्यू है ना, तो अगर मैं पहली संख्या को 14 मान के चलूं तो फिर मेरी दूसरी संख्या कितने के बराबर आएगी? 13। 13 के बराबर, बिल्कुल, क्योंकि अब हमने इसको 27 में से माइनस करना है। तो बस इसमें इतना ही था, बाकी कुछ नहीं था। ये आपको एंड में ये समझ आना चाहिए कि जब दो वैल्यूज आती हैं तो आप भी दो तरीके से वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, पहली संख्या 13 दूसरी 14, या फिर पहली 14 दूसरी 13, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था पूरे का पूरा सोल्यूशन, जिसमें ज्यादा कुछ तो नहीं था, लेकिन हाँ आपको अच्छे से आना चाहिए। पहले द्विघात समीकरण बनाना, फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालना, फिर वापस से इनको निकालना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर आके अपने सवाल को रोक देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपसे सिर्फ x के बारे में नहीं पूछा होता। x तो हमारी पहली संख्या थी, हमें दूसरी संख्या के बारे में भी तो बताना था, क्योंकि सवाल में तो पूछा है कि दोनों संख्या क्या होंगी वो बताओ। ठीक है, तो पहली संख्या अगर 13 है तो दूसरी भी निकालनी है, पहली संख्या अगर 14 है तो दूसरी भी निकालनी है। ठीक है, तो चलिए अभी एक और क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे पोल में। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन, अब बढ़ते हैं आगे। एक समकोण त्रिभुज है, उसकी जो ऊंचाई है वो उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बिल्कुल ध्यान से इसको सीखना। सबसे पहले शब्दों को पकड़ना सीखिए। यहाँ पे हमें बोला एक त्रिभुज है, पर वो कैसा है बताओ? वो समकोण। त्रिभुज कैसा है? कोण। समकोण है। सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज बना दो। ठीक है, सबसे पहले बिना किसी देरी के, अगर आपको ऐसी चीज दिख रही है तो सबसे पहले तो भाई समकोण त्रिभुज बना दो। चलो इसको अपनी तरफ से नाम दे देते हैं। इसको हमने नाम दे दिया A B C, और यहाँ पे इसका 90 डिग्री का कोण। फिर ये कह रहे हैं कि त्रिभुज की जो ऊंचाई है, बताइए ऊंचाई का नाम क्या है? त्रिभुज देख के बताओ ऊंचाई कौन है? मैम लंब। हाँ उसका नाम बताओ, जैसे ए बी है या AB बी सी है या सी ए है। मैम ए बी। ठीक मैम है, AB। ओके, चलो तो ऊंचाई मैंने लिख दिया यहाँ पे ए बी। ऊंचाई के बारे में क्या कहा है कि ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो चलो आपको पता होना चाहिए कि आधार कितना है। आधार का पहले तो नाम बताओ, फिर मैम बताओ। BC। ठीक है,
आधार है BC और ऊंचाई है AB। ये कह रहे हैं ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो मेरा ये सवाल है कि आपको किसकी पहले वैल्यू पता होनी चाहिए, ऊंचाई की कि आधार की? ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आप किसको x मानोगे, ऊंचाई को कि आधार को? आधार को। क्यों, कारण भी बताओ। मैम क्योंकि ऊंचाई ऊंचाई कम है ना। हाँ, आधा ठीक था। आधार को x मानेंगे क्योंकि जो ऊंचाई है वो आधार के ऊपर निर्भर कर रही है। अगर हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है तो पहले हमें पता होना चाहिए कि आधार कैसा है, क्योंकि जैसे जैसे आधार बदलेगा ऊंचाई भी बदलेगी। मैं बोलूं अगर आधार जो है वो 10 है, तो आप बताओ ऊंचाई कितनी होगी? सोचो, ऊंचाई आधार से 7 कम है, तो अगर आधार 10 है तो ऊंचाई कितनी होगी? 3। अगर ऊंचाई 15 है तो सॉरी आधार 15 है तो ऊंचाई कितनी होगी? मैम 8। 8। क्या कर रहे हैं आप जो है वो कैसे निकाल रहे हो? 3 कैसे आया, आपने क्या किया? मैम 10 में से 7 घटाए हैं। ठीक है, 10 में से 7 को घटाया। 15 था अगर आधार, तो ऊंचाई निकालने के लिए 15 में से 7 को घटाया। तो आधार अगर हमें पता हो तभी हम ऊंचाई निकाल पा रहे हैं, तो हमें एक्स भी किसको मानना पड़ेगा? आधार को। मतलब इन सवालों में सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना है कि कौन किसके ऊपर निर्भर है। ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो पहले हमें आधार पता होना चाहिए कि वो कितना है, तो उसको हमने मान लिया एक्स, क्योंकि हमें नहीं पता। तो अगर आधार एक्स है तो ऊंचाई कितनी होगी? जो आप यहां कर रहे थे वही करो। मैम दोबारा बताना। हाँ, दोबारा बताती हूँ। ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। अगर आधार मैंने x माना तो ऊंचाई क्या होगी? x-7। बिल्कुल x-7, क्योंकि मैंने जब आपको कहा कि आधार 10 है, ऊंचाई निकालो, तो आपने 10 में से 7 को घटाया। मैंने कहा कि आधार 15 है, ऊंचाई निकालो, आपने 15 में से 7 को घटाया। तो मैं कह रही हूं आधार x है, तो x में से भी 7 को घटाओगे तो आपको आपकी ऊंचाई जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ क्यों मैंने आधार को x माना और x में से -7 क्यों किया? डाउट है तो फटाफट से पूछो, डाउट नहीं है तो फटाफट वाई टाइप करो, क्योंकि शाब्दिक सवाल में बहुत से कंफ्यूजन रहते हैं, कैसे कैसे इसको सॉल्व करना होता है, शब्दों को पकड़ पकड़ के। ठीक है, तो वो सीखो यहाँ पे कैसे पकड़ा जाता है शब्दों को। ठीक है, चलो, तो अभी हमने ऊंचाई और आधार तो लिख दिया, क्या क्या था। अब एक और चीज बोली है कि यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो। ठीक है, कर्ण का नाम बताओ, कर्ण को कैसे रिप्रेजेंट किया यहाँ पर? मैम AC। AC। AC, तो AC कितना दिया है? AC की हमें वैल्यू दी है कितनी? 13। 13। ओके, 13 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे भी लिख लेती हूँ मैं, AC हो गया 13 सेंटीमीटर, और जो आपका ऊंचाई है वो हो गया x-7, और जो आपका आधार है वो हो गया x। चलो, अब बताओ कैसे इसको सॉल्व करोगे? सोचो, समकोण त्रिभुज का नाम जब आता है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मैम पाइथागोरस प्रमेय का। बिल्कुल, पाइथागोरस प्रमेय का। जहां पे भी समकोण त्रिभुज हम देखते हैं हम एकदम से यूज करते हैं अपने पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर भी हम पाइथागोरस का ही इस्तेमाल करते हुए अपने जो है आधार और ऊंचाई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय? बड़े स्लो हो गए हैं बच्चे, आप फटाफट से बताओ ना, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है? मैम कर्ण का स्क्वायर हम्म, बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल तो है। कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है? तो आधार और लंब। लंब को इन्होंने यहाँ पे ऊंचाई का नाम दिया है, ठीक है, तो आप इसको लंब भी लिख सकते हो और अभी के लिए ऊंचाई भी लिख सकते हो। वैसे यहाँ पे लंब आना चाहिए था, है ना। चलो, तो इसको अभी के लिए मैं ऊंचाई लिख लेती हूँ। ऊंचाई से समझ जाना, लंब, ऊंचाई का स्क्वायर।
अब इसको हमने हल करना है, तो हल करने के लिए बस इनकी वैल्यूज डाल दो, जो जो इनका मान है वो डाल दो। तो करण तो हमें पहले दे रखा था, करण हमें कहा कि 13 का 13 है, तो 13 लिख दिया, 13 का यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, बराबर का निशान। आधार कितना है बताइए? मैम एक्स का एक्स, स्क्वायर। बिल्कुल एक्स का स्क्वायर, क्योंकि आधार का स्क्वायर है तो एक्स का भी स्क्वायर होगा। ऊंचाई कितनी है? एक्स माइनस 7। एक्स माइनस 7, तो उसका भी स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इसको हल करके बनाना है द्विघात समीकरण, फिर मध्य पद विभाजन का इस्तेमाल करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 13 का स्क्वायर करो, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आता है, 169 आता है। एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा रहेगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, तो क्या मैंने ठीक लिखा? ये वाला बताओ, ठीक है या गलत है? पक्का? सभी बताओ। यस यस मैम। मैम। ओके, अगर आपको एग्जाम में था तो आप भी ऐसे ही करते हैं, एक्स का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। गुणा में 2। क्यों गुना में 2? क्यों? खुल के बोलो, जो भी है, कुछ नहीं है, आप किससे शर्माते हो? फटाफट से बोलो खुल के। तो अगर आप मेरी तरह करते तो आप बिल्कुल गलत करते। क्यों? क्योंकि अगर इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पर सर्व समीका इस्तेमाल होगी। कौन सी सर्व समीका? मैम ए माइनस बी का ए होल माइनस स्क्वायर। बी का होल स्क्वायर। तो इसलिए जल्दबाजी में कभी नहीं करना है। हमेशा जब हमें दिखे कि एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है और अंदर जो है कुछ चीजें आपस में जमा कर रही हैं, घट रही हैं, ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि सर्व समीका का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर। हाँ बेटा, बट आप तो विनेश के साथ थे ना, अभी तो उन्होंने कहा कि प्रियंका मेरे साथ है। ए का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 14x जमा बी स्क्वायर मतलब 49। ठीक है, देखो, ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 7 7 49, और 2ab मतलब 2 की गुणा ए से फिर बी से। तो सभी को क्लियर हुआ मैंने क्या किया? यहाँ पे सरसमीका लगाई है। किसी को डाउट है तो पूछ लो। मैम दोबारा बताना। ठीक है, इसको बताते हैं दोबारा से। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पे x माइनस 7 का होल स्क्वायर हो रहा था, मतलब यहाँ पे सर्वसमीका लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो a की जगह पे कौन है? a की जगह पे x है, और b की जगह पे कौन है? b की जगह पे 7 है। ठीक है, पहले हमने पता किया कि a की जगह पे कौन है, b की जगह पे कौन है। a की जगह पे देखा तो x था, b की जगह पे देखा तो 7 था। -7 मत लिखना, क्योंकि जो सर्व समीका बनी है वो माइनस को ध्यान में रखते हुए ही बनी है, इसलिए जब भी b की वैल्यू लिखोगे तो सिर्फ संख्या लिखनी है। ठीक है, तो यहां से a आ गया, यहां से b आ गया। अब सर्व समीका कहती है कि पहले a का स्क्वायर करो, माइनस का निशान 2ab जमा का निशान b स्क्वायर। ठीक है, a की जगह पे x था तो मैंने पहले x का स्क्वायर कर दिया। क्लियर हुआ? x का स्क्वायर कर दिया। फिर माइनस का 2ab था, ठीक है, मतलब कि माइनस का 2, उसमें गुणा करना है a मतलब गुणा करना है x, गुणा करना है b मतलब गुणा करना है 7, क्योंकि हमने जो a और b की वैल्यू निकाली वो x और 7 थी। तो इसको गुणा कर दिया मैंने, तो 7 दूनी 14x आ गया। ठीक है, b का स्क्वायर करना है, b की जगह पे 7 है तो जमा का 7 7 49 आ गया। अभी क्लियर हुआ? बताओ। यस मैम। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं सर्व समीका को। तो सर्व समीका यहाँ पे लगनी थी, डायरेक्ट स्क्वायर करके नहीं लिखना था। तो अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है, ये समान पद है, ये आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ के क्या आएगा? मैम 2x स्क्वायर। बिल्कुल, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि एक एक्स स्क्वायर में जब एक और एक्स स्क्वायर जोड़ दिया तो 2x स्क्वायर बन गया। ये आ जाएगा माइनस का 14x, ये आ जाएगा जमा का 49। अब हमने इसको द्विघात समीकरण में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? 169 को यहाँ से उठा के यहाँ भेजेंगे, क्योंकि हमें बराबर है कि उस तरफ कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो 169 को उठा रही हूं तो यहाँ पे 0 लिखूंगी, 2x स्क्वायर ऐसे का ऐसा, माइनस का 14x ऐसे का ऐसा, जमा का 49 और माइनस का 169 ऐसे का ऐसा। क्यों? क्योंकि वहां पे जमा का था, यहाँ आएगा तो माइनस का बन जाएगा। चलो इसको माइनस करो, 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर, माइनस 14x का माइनस 14x, और 169 में से जब 49 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? साइन भी बताओ और माइनस करके भी बताओ। आलसी नहीं बनना है, फटाफट से करो सॉल्व। चलो, कॉपी पेन रखा है ना साथ में सबने?
169 में से 49 मतलब 49 को घटाइए और मुझे बताइए कि आपका क्या आंसर आ रहा है। -120। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, माइनस का 120, क्योंकि 169 बड़ा है ना, तो इसलिए यहां पर आ जाएगा माइनस का 120। अब अगर हम देखें तो हमारा जो ये समीकरण है वैसे उल्टा उल्टा मतलब वैसे तो ये भी ठीक है पर उल्टा है, जीरो इस तरफ होना चाहिए, तो हम इनकी जगह बदल देते हैं। 2x² ऐसे का ऐसा रहेगा, माइनस का 14x ऐसे का ऐसा रहेगा, माइनस का 120 ऐसे का ऐसा, बराबर में 0 ऐसे का ऐसा। अब मैंने देखा कि मेरा जो ये समीकरण था ये बहुत बड़ा था, ठीक है, बहुत बड़े का मतलब कि इतने बड़े बड़े नंबर थे कि मैं इसको अच्छे से हल शायद ना कर पाऊं। फिर मैंने एक और चीज देखी कि इस समीकरण में भी मैं कुछ कॉमन ले सकती हूँ। अब समीकरण में कॉमन कैसे लेते हैं, अगर इन तीनों के पास कुछ कॉमन हो तो लिया जा सकता है। जैसे कि मैंने देखा इन तीनों में से मैं 2 को बाहर कॉमन निकाल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि सभी के पहाड़े में सभी संख्याएं 2 से भाग हो जाएंगी। ठीक है, जो मैंने क्या बोला आपको समझ आया कि इन तीनों में से मैं 2 को कॉमन ले सकती हूँ, क्योंकि इन सभी संख्याओं को 2 काट सकता है। ठीक है, जब 2 की गुणा करेंगे तो ये संख्याएं आती हैं, 2 के पहाड़े में सारी संख्याएं आती हैं, तो इसलिए हम 2 को यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। तो जब मैंने 2 को यहाँ कॉमन लिया, क्यों मैं कॉमन ले रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने समीकरण को छोटा करना है। जितना छोटा समीकरण होगा मध्य पद विभाजन में संख्या ढूंढना उतना आसान होगा। ठीक है, तो मैंने 2 बाहर कॉमन ले लिया। इस पद से अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे क्या बच रहा है, x²। x²। ठीक है, इस पद से अगर 2 बाहर कॉमन ले लूं तो 14x की जगह पे क्या बचेगा, -7x। माइनस का 7x, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि इसकी जगह पे वो संख्या लिखनी होती है जिसको बाहर वाली संख्या से गुणा करने पे 14 मिले। तो यहाँ पे आ गया माइनस का 7x। 120 की जगह पे क्या लिखूं, -60। -60, बिल्कुल -60, क्योंकि 60 को जब 2 से गुणा करोगे तो 120 आएगा। अब जो ये मैंने बाहर 2 लिखा है ये इस पूरे ब्रैकेट के साथ क्या कर रहा है, जमा कर रहा है, भाग कर रहा है, गुणा कर रहा है, माइनस कर रहा है, गुणा कर रहा है। ठीक है, गुणा कर रहा है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि ये जो 2 था, देखो ये जो 2 था ना ये पूरे समीकरण के साथ गुणा कर रहा था, इसलिए मैं इसको यहां से उठा के वहां भेज सकती हूँ। अगर समीकरण ऐसे का ऐसा होता तो मैं 2 को वहां नहीं भेज पाती, क्योंकि 2 सिर्फ x² के साथ उस वक्त गुणा कर रहा था। ठीक है, लेकिन जब कोई चीज आपके पूरे समीकरण के साथ गुणा करती है तो आप उसको उठा के उधर भेज सकते हो। 2 अलग अलग केसेस होते हैं, इनको ध्यान से सुनो, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 को उधर क्यों नहीं भेजा, क्योंकि 2 सिर्फ x² से गुणा कर रहा था, लेकिन यहाँ पे मैं 2 को उस तरफ भेज सकती हूँ क्योंकि ये जो 2 है ये इन तीनों के साथ गुणा कर रहा है, तभी तो ये इन तीनों से बाहर लिखा है। ठीक है, तो इस केस में उसको वहां भेज सकते हैं, ऊपर वाले केस में 2 को वहां नहीं भेज पाते। ठीक है, क्लियर हुआ। तो मैंने इसको उधर भेजना है, तो मेरे जो समीकरण है वो यहीं पे रहेगा, x² -7x माइनस का 60 बराबर में 0। 2 इस पूरे के साथ गुणा कर रहा है, वहां जाके क्या करेगा, वहां जाके क्या करेगा, मैम भाग। बोलो, भाग करेगा। 2 ने वहां जाके भाग किया तो क्या बचेगा, 0। 0। तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। जब मैंने लिखा कि 2 ने वहां जाके भाग किया, इसको मैंने हल भी कर दिया, 0 ही आया तो मैं 0 लिखूंगी। ठीक है, तो अब ये मेरा असली समीकरण बन चुका है। अब मैंने इसको हल करके x की वैल्यू मतलब अपने आधार की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो संख्याएं छोटी हो गई, ऊपर वाली संख्या कितनी बड़ी थी। अब ढूंढो ऐसी संख्या जिनको गुणा करो तो 60 आए, जमा करो तो 7 आए। बहुत इजी है, मुझे तो आ भी गया। अब आप बताओ, सोचो, ये तो आप ही बताओगे। गुणा करें तो 60, जमा करें तो 7। अभी संख्याएं बताओ, माइनस की चिन्ह की बात बाद में करेंगे। मैम दोबारा बताना। दोबारा ये है कि ऐसी 2 संख्याएं ढूंढो जिनकी जब गुणा कराओगे तो 60 आए, जमा करोगे तो 7 आए। दस सेकंड का वक्त है आपके पास।
देखते हैं कौन संख्याएं निकाल पाता है इतने मैम समय में। 12 और 5। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, 12 और 5। देखो, क्योंकि 12 को जब 5 से गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60 होता है, और 12 से जब 5 को माइनस करवाओगे तो 7 आ जाएगा, है ना। अब हमने संख्या तो ढूंढ ली कि एक संख्या पक्का 12 होगी, एक संख्या पक्का 5 होगी, पर हमें गुणा करने पर माइनस का 60 मिलना चाहिए और जमा करने पर माइनस का 7 मिलना चाहिए। तो देखते हैं आप क्या करें। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा करूं कि 12 को माइनस का निशान दे दूं, तो 12 को 5 से गुणा करने पे 60 और माइनस का माइनस, है ना। और माइनस के ही 12 में अगर मैं 5 को जोड़ दूं तो माइनस का 7। तो बिल्कुल मैंने बिल्कुल ठीक किया कि 12 को माइनस का साइन देने पर गुणा होने पे माइनस का 60 मिल रहा है और जमा करने पे माइनस का 7 मिल रहा है। क्लियर हुआ सभी को ये क्यों मैंने 12 को माइनस का निशान दिया है, बताओ। यस मैम। ठीक है, तो अब हमने संख्या डिसाइड कर ली, माइनस का 12 जमा का 5, मध्य पद विभाजन है तो मध्य पद की जगह पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर। माइनस का 12 था, है ना, 12x, जमा का 5 था 5x, और माइनस का ही 60 था, बराबर में 0। अब कॉमन लेते हैं, कुछ कॉमन ही नहीं है x के अलावा, तो यहाँ पे बच गया x माइनस 12। ठीक है, जमा का निशान 5 और 60 में 5 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ बच गया x, माइनस का ही निशान रहेगा। क्यों? क्योंकि बाहर जमा कॉमन लिया है। अगर बाहर माइनस कॉमन लेते तो अंदर जमा बन जाता, साइन उल्टा हो जाता, लेकिन बाहर जमा का ही निशान कॉमन लिया था तो ये माइनस ही रहेगा। और 60 की जगह पे क्या लिखे? 60 की जगह पे 12 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 12 को 5 से गुणा करने पे 60 मिल जाता है। ठीक है, और बराबर में 0। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर आप ऐसे सॉल्व करते ना, अगर आपको ऐसे सॉल्व करना था ऐसे भी कर सकते थे, जरूर नहीं कि कॉमन लो, पर कॉमन लेना सीखो, क्योंकि कभी कभी समीकरण बहुत बड़ा होता है, उसको जो है वो सॉल्व करने के लिए उसे छोटा करना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो x माइनस 12 फिर से कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया, x जमा 5 कॉमन सॉरी बच रहा था, बच के इसको लिख दिया, आ गया 0। अब यहां से बेटा माइक ऑफ कर दो, किसी का माइक ऑन है। x माइनस 12 को जब 0 के बराबर लिखा तो x की वैल्यू जो है वो 12 आ गई, और x जमा 5 को जब 0 के बराबर लिखा तो x की वैल्यू जो है वो -5 आ गई। तो मुझे बताओ, क्या ये दोनों वैल्यूज आधार बन सकती हैं? सोचो, क्या ये दोनों वैल्यूज आधार बन सकते हैं? कि आधार हम निकाल रहे हैं ना, x तो हमने आधार को माना था, तो क्या इन दोनों को मैं आधार ले सकती हूँ? जैसे मैंने पीछे किया था, पीछे वाले सवाल में किया था कि हमने जो है वो पहले x को 13 माना, फिर दूसरी संख्या निकाली, फिर पहली संख्या को 14 माना, फिर दूसरी संख्या निकाली। तो क्या यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, हाँ या नो ना? मैम, क्यों? मैं माइनस का 5 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते बताओ? माइनस का 5 तो वैल्यू आ रही है ना, फिर हम क्यों नहीं ले सकते? ऐसा क्या कर दिया इस माइनस के 5 ने जिसको हम नहीं ले पा रहे हैं? मैम ये 0 से छोटा है। बिल्कुल, देखो, बिल्कुल ठीक कहा कि हम जो है कभी भी माइनस वाली संख्या को नहीं ले सकते, क्योंकि अगर एक त्रिभुज की भुजा की बात करें, हम त्रिभुज के बारे में कर रहे थे ना, सवाल हमारा त्रिभुज पे आधारित था, तो अगर हम एक त्रिभुज की बात करें, कभी आपने सुना कि त्रिभुज का जो आधार है वो -5 है? कभी हमने त्रिभुज की भुजाओं को माइनस में लिया? क्या कभी किसी आकृति की भुजा माइनस में आ सकती है, हाँ या ना? बताओ, आ सकती है कि नहीं आ सकती? फिर सारे चुप हो गए, हाँ या ना? आपके घर में दीवार बनी है, ठीक है, दीवार आप देखो, तो जब आप इसकी लंबाई मापोगे, चौड़ाई मापोगे, क्या वो माइनस में आएगी? नहीं आएगी। तो इसलिए त्रिभुज की कोई भी भुजा, त्रिभुज क्या, किसी भी आकृति की कोई भी भुजा माइनस में नहीं आ सकती। इसलिए इसको हम निग्लेक्ट कर देंगे, इसको हम इग्नोर कर देंगे, इसको हम एज अ आधार की वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि आधार कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। तो अगर आधार को माइनस नहीं ले सकते तो मतलब आधार हमारा 12 सेंटीमीटर है, तो हम इसको जो है वो 12 सेंटीमीटर ही लिखेंगे। ठीक है, आधार अगर 12 सेंटीमीटर है तो बताइए ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई को क्या माना था?
पता करो और अपना उत्तर बताओ। आधार अगर 12 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई कितनी आएगी? 5। ठीक है, हमने ऊंचाई को माना था x-7, x की वैल्यू 12 है, 12 में से 7 को अगर माइनस कर दें तो 5 सेंटीमीटर। बिल्कुल ठीक है, तो हमारे पास तीनों की तीनों अब वो भुजाएं आ चुकी हैं। कर्ण था 13 सेंटीमीटर, आधार आ गया 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। तो चलिए, ये थे कुछ शाब्दिक सवाल। अब इनकी प्रैक्टिस करेंगे हम पोल में। यहां पर भी देखो लिखा है बड़े बड़े शब्दों में कि x को हम -5 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि त्रिभुज की भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अगर ये जमा की आती ना, मान लो अगर ये जमा के 5 की आती तो हमारे 2 आंसर होते। तब हम कहते कि जब, तब भी गलत होता क्योंकि 5 में से 7 घटाओ फिर से माइनस में आ जाएगा, तब भी गलत ही हो जाता। ठीक है, चलो तो अभी के लिए इसको इतना ही रखना। अगर आपकी वैल्यू भी माइनस में आएगी तो उसको इग्नोर करना है। कब? जब आकृति की बात हो। अगर पूर्णांकों की बात हो रही है तब माइनस वाली संख्या चलेगी, क्योंकि पूर्णांक नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, जीरो भी होता है। लेकिन अगर किसी चीज की बात कर रहे हैं, जैसे कि किसी आकृति की भुजा की बात कर रहे हैं, बच्चों की संख्या या किसी चीजों की संख्या की बात कर रहे हैं, तो वो भी माइनस में नहीं आ सकती। तो कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना कि किसको नेगेटिव में ले सकते हैं, किसको नेगेटिव में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, चलो तो अभी एक सवाल करेंगे। तो अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है। सवाल को मैं अच्छे से समझा दूंगी, अच्छे से समझ करके ही आपने उसका आंसर करना है। ठीक है, चलो आपको ये बोल रहे हैं ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। अब फिर से योग 27 आ गया है ना, और जिनका गुणनफल 50 है। लेकिन गुणनफल चेंज हो गया, तो मैं लिख लेती हूँ, थोड़ी सी आपकी मदद कर लेती हूँ कि ऐसी 2 संख्याएं निकालनी है ना, जिनका योग 27 हो। तो पहली संख्या मैं बता देती हूँ, पहली संख्या को हम x मानेंगे। ठीक है, पहली संख्या को हम क्या मानेंगे? पहली संख्या को हम जो है वो x मान के चलेंगे। अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी? खुद से पता कीजिए, जो हमने अभी पहले क्वेश्चन में किया भी था। अगर आपने उसको कॉपी पे नोट किया है तो आपको वहां से थोड़ी सी मदद मिल जाएगी, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझा था तो भी आपको पता लग जाएगा कि हम किसका इस्तेमाल करते हुए दूसरी संख्या निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रश्न के अनुसार आपने चलना है, जो कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ थोड़ा सा ताकि आपको मदद मिले। प्रश्न कह रहा है कि इनका योग 27 है और गुणनफल 50 है। गुणनफल का मतलब पहली संख्या को जब गुणा करेंगे किससे? दूसरी संख्या से। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या आपने निकालनी है। ठीक है, दूसरी संख्या से तो गुणा करने पर जो है वो कितना आएगा, वो आपको सवाल में दे रखा है, 50 आएगा। अब इसकी मदद से अपने क्वेश्चन को हल कीजिए और अपना आंसर जो है वो आपने पोल में देना है, जो कि आपको थोड़ी देर में नजर आ जाएगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या निकालो। कैसे निकालोगे? तो सवाल में ही एक चीज है जिसकी मदद से आप दूसरी संख्या निकाल सकते हो। एक बार दूसरी संख्या निकल गई, फिर पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करके 50 आएगा, ये भी आपको बोला गया है। समीकरण 1 बन जाएगा। समीकरण बन गया तो पहले तो उसको उसके मानक रूप में लिख देना। मानक रूप में लिख दोगे, फिर अच्छे से डिसाइड करना कि ए बी सी की वैल्यू क्या है और कैसे आप उसको सॉल्व करोगे। हाँ शशि, कुछ कह रहे हो आप? हैंड रेज किया आपने, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। अभी हैंड रेज मत करो, जब आंसर दे दोगे पोल में ना तो हैंड रेज करना। क्वेश्चन है तो पूछ लो। किसी के मन में कोई सवाल आएगा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त तो आप पूछ सकते हो, लेकिन आंसर नहीं बताना है। और इस क्वेश्चन को सभी सॉल्व कीजिए। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने अभी अभी सीखा, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व करो, बिल्कुल अच्छे से रिलैक्स होके। पूरे 10 मिनट है ना।
सही आता है अच्छी बात है, गलत आता है कोई बात नहीं, फिर से सीखेंगे, पर प्रैक्टिस करो। अभी अभी ये सवाल हमने सीखा था और आपको अभी इसे खुद से करना है। इससे आपको भी पता लग जाएगा कि अच्छा मेरी गलती कहाँ हुई, कैसे हुई, है ना। सब कुछ आपको खुद भी पता चल जाएगा और मुझे भी पता चल जाएगा। और पोल रिजल्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा इस सवाल से, तो अच्छे से इसको सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल आराम से, रिलैक्स होके। मन में कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, कहीं फंस जाओ तो पूछ लेना। हाँ, जिन्होंने आंसर दे दिया भाई हैंड रेज कर लो। तो अभी आंसर दे दिया है प्रीति ने, और उसके बाद प्रिया ने, हिमांशु ने, और किस किसने आंसर दिया है। हैंड रेज करते जाओ, जो आंसर देते जा रहे हैं अपना हैंड रेज करते जाओ। सॉल्व करके करो, बिना सॉल्व के क्वेश्चन को नहीं करना है, ठीक है। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको सेट एग्जाम में भी आ सकते हैं और आपको जो है वो एनुअल एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो बिल्कुल भी रिस्क ना लें, अच्छे से सॉल्व करें, बिल्कुल रिलैक्स होके, ठीक है। सोचो ये पेपर में आ गया तो, या पेपर में आया हुआ क्वेश्चन होगा तो। वेरी गुड, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो, और जिसका हो चुका है वो हैंड रेज कर लो। आठ बच्चों के आंसर आए हैं, लेकिन 6 ही बच्चों ने हैंड रेज किए हैं। बाकी बच्चे भी हैंड रेज कीजिए। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा लंबा सवाल है तो समय लगेगा, मैं नहीं कहती कि फटाफट करो, आराम से करो, लेकिन करो, ठीक है। टाइम मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बच्चा बिना कॉपी पेन के बैठा है और क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है, ठीक है। सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब नहीं किया तो कब करोगे, अब तो रिवीजन स्टार्ट करना ही पड़ेगा ना, सेट एग्जाम के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, तो अभी से पढ़ लो। अगर आपने पहले क्वेश्चन नहीं भी सीखा कोई बात नहीं, अभी इसको खुद से ट्राई करो और दोबारा सीख लेना मेरे साथ। चलिए, वेरी गुड, 9 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, शाबाश। क्लास में हमारे पास 16 बच्चे हैं और अभी कर दिया मैम। ओके। हाँ खुशी, आप कुछ कह रहे हो। नो मैम, हो गया मैम, ये कह रही हूँ। नहीं नहीं, शशि नहीं, खुशी। मैम खुशी भी यूं ही कह रही थी मैम, मैंने कर। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो हैंड रेज कर लो। ओके, 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 5 बच्चे अभी भी रहते हैं तो उनका वेट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन मुझे तो 7 बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पे जिन्होंने नहीं किया। तभी कह रही हूँ कि हैंड रेज कर लो भाई, जिसने कर लिया है। कर दिया मैम। ओके, प्रियांशु, सोनिया, तमन्ना, चेतना, निशा, आप में से अगर किसी ने कर लिया है तो बच्चे हैंड रेज कर लो, अगर नहीं किया है तो पोल में आंसर करने की पूरी कोशिश करो। ओके ठीक है, तमन्ना ने और सोनिया ने और निशा ने कर लिया है, वेरी गुड। और चेतना और प्रियांशु भी रहते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ, अभी किसी को और समय चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? चेतना और प्रियांशु में से आप इसको सॉल्व कर रहे हो क्या? ओके, 55 तक मैं वेट करूंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए कर लो, अगर समय चाहिए तो भाई माइक ऑन करके बोलना पड़ेगा, अगर माइक ऑन नहीं करोगे तो समय भी शायद मैं ना दे पाऊं। चलिए अभी करते हैं 10 सेकेंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आप पोल सेक्शन में जाकर देख सकते हो। बहुत से बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर सी, तो अभी देखते हैं ऑप्शन नंबर सी सही है नहीं। पहले अपनी नोटबुक दिखाओ फटाफट से, जिसने जिसने भी सॉल्व किया है अपनी अपनी नोटबुक दिखाओ। हाँ, नोटबुक दिखाओ, कहाँ पे किया, तुक्का तो नहीं लगाया। ओके प्रीति, आपका मैं देख रही हूँ, तो आपने इसको सॉल्व किया है द्विघात सूत्र की मदद से।
529 529 है या 524 है? इसका तो स्क्वायर रूट नहीं हो पाएगा ना। इसका स्क्वायर रूट मैम कैसे किया आपने? 729। इसका वर्गमूल कैसे किया? मैम इसका 23 से वर्गमूल किया होता इसका है क्या? वर्गमूल। पक्का कि इससे होता है इसका? देखते हैं, एक मिनट रुको, चेक करने दो। ओ बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, करेक्ट है एकदम, बिल्कुल प्रीति आपका आंसर बिल्कुल सही है। और कोई अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हो तो भाई फटाफट से दिखा दो। किसी ने मध्य पद विभाजन से किया? ओके प्रिया, आपका मैं देख रही हूँ, आपने इसको मध्य पद विभाजन से किया। ठीक है, ठीक है, चलो, अगर आपका आंसर भी 25 और 2 आया है तो करेक्ट है, वेरी गुड। तो देखो अभी प्रीति ने किया द्विघात सूत्र से, तब भी आंसर सेम आया, और हम प्रिया ने किया है किससे? मध्य पद विभाजन से, तब भी आंसर सेम आ रहा है। तो वही है कि आंसर सेम आएगा, बस द्विघात सूत्र में ऐसा होता है कि अगर किसी संख्या का वर्गमूल ना हो रहा हो तब उसको सॉल्व करने में दिक्कत आती है, लेकिन अगर वर्गमूल हो रहा हो तो इतनी दिक्कत नहीं आती, तब आराम से हो जाता है। ठीक है, पहली संख्या x थी, दूसरी संख्या है 27 माइनस x, क्योंकि दोनों को जोड़ के 27 आ रहा था, तो अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या 27 माइनस x ही होगी। तो पहली संख्या x ले ली, दूसरी संख्या को ले लिया 27 माइनस x, और इनको आपस में गुणा करवा के कितना आना चाहिए था? 50, मतलब कितना आ रहा था? 50 आ रहा था, तो लिख लिया। अब हमने इसको हल करना है और इसका द्विघात समीकरण बना के इसको सॉल्व करना है। तो जब हमने इसको गुणा किया तो ये आ गया 27x माइनस का x स्क्वायर बराबर में 50। ठीक है, इसको इसके मानक रूप में लिखो, तो एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे जो कि माइनस का है, फिर 27x को लिखेंगे जो कि जमा का है, 50 को वहां से उठा के इधर लाया तो ये माइनस का 50 बन गया, बराबर में आ गया 0। ठीक है, अब हमने देखा कि पहला पद माइनस में है जो कि नहीं चाहिए, तो हमने इस पूरे की गुणा माइनस से करवा दी, तो एक्स स्क्वायर जमा का बन गया, 27x माइनस का बन गया, और 50 माइनस का ही रहा, और बराबर में 0 ऐसे का ऐसा। अब हमने ऐसी संख्या ढूंढनी थी जिनको जब गुणा करें तो 50 आए, जमा करें तो 27 आए। तो 50 एक तो आता है 5 10 से 50, पर जमा करेंगे तो 15 आएगा। फिर आता है 10 5 50, तब भी गुणा करेंगे तो जमा करेंगे तो 27 तो आएगा नहीं। फिर आता है 25 गुणा में 2, तो 25 को 2 से गुणा करेंगे 50 आ जाएगा, 25 में 2 को जोड़ेंगे 27 आ जाएगा। तो 25 को अगर 2 से गुणा करें तो जमा का 50 आ रहा था, लेकिन हमें तो माइनस का 50 चाहिए, नहीं जमा का ही 50 चाहिए, सॉरी। और 25 को जब 2 से जोड़ रहे थे तो 27 तो आ रहा था, लेकिन जमा का आ रहा था। ठीक है, तो अब हमें संख्याएं तो मिल गई, अब चिन्ह देखने हैं। तो मैंने 25 को भी माइनस का निशान दे दिया, 2 को भी माइनस का निशान दे दिया, और ये आ गया जमा का 50, क्योंकि 25 दूनी 50, माइनस माइनस प्लस, उसके बाद माइनस का ही 25, उसमें जोड़ दिया माइनस का ही 2, तो कितना आया? -25 -2 माइनस का 27, मतलब हमारी कंडीशन पूरी हो गई। ठीक है, दोनों को जब माइनस का लिया तो जमा का 50 आ रहा था और माइनस का 27 आ रहा था। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। मध्य पद विभाजन है तो मध्य पद की जगह पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा, यहाँ पे लिख दिया माइनस का 25x माइनस का 2x जमा का 50 बराबर में 0, और यहाँ पे लिख दिया x, अंदर बच गया x माइनस 25, यहाँ पे कॉमन लिया माइनस का 2, तो अंदर बच गया x माइनस 25, क्योंकि 25 दूनी 50 होता है इसलिए अंदर 25 आया, माइनस बाहर कॉमन लिया था तो इसलिए 50 का जो है वो चिन्ह बदल के माइनस हो गया। ठीक है, बराबर में 0। अब यहां से कॉमन लिया तो ये आ गया x माइनस का 25 एक ब्रैकेट में, और x माइनस का 2 दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 25 और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो अभी मैं इसको द्विघात सूत्र से भी करती हूँ, तो जिसको जिसको भी देखना है वो इस क्लास में रुक सकता है, जिसको नहीं देखना है वो क्लास को लेफ्ट कर सकता है, क्योंकि क्लास का टाइम हो चुका है। ठीक है, तो यहीं से इसको करेंगे हम फटाफट से द्विघात सूत्र में, इसको मिटा के। द्विघात सूत्र कहता है कि अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x लिखो, उसके बाद माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना? हाँ ओके, b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a।
माइनस के b का मतलब हमने b की जगह पे 27 लिखना है। ये जो माइनस नीले रंग का है ये क्वेश्चन का माइनस है, b की जगह पे -27 था तो लाल वाला -27 का अपना खुद का है। फिर प्लस माइनस का निशान था, प्लस माइनस लगा दिया, वर्गमूल लगा दिया। b का स्क्वायर मतलब कि माइनस के 27 का स्क्वायर -4ac मतलब 4 में गुणा करो a को फिर c को, तो 5 चौके 20 200 आ जाएगा, ठीक है, बटे में 2a मतलब 2 गुणा में 1, ये लिख दिया। अब इसको बस हल करना था, तो अगर आप इसको देखें तो ये आ जाएगा जमा का 27, ये आ जाएगा प्लस माइनस, वर्गमूल के अंदर 27 का वर्ग करो तो कितना होगा, तो इसको फटाफट से अभी कैलकुलेटर से ही कर लेते हैं। 27 गुणा में 27 तो ये आ जाएगा 729, और 729 में से 200 माइनस, और बटे में 2 ही रहेगा क्योंकि 2 एकम 2 ही होता है, ठीक है। उसके बाद जब हमने इसको सॉल्व किया तो बराबर का ऐसे का ऐसा चिन्ह, 27 ऐसे का ऐसा, प्लस माइनस ऐसे का ऐसा, ये आ गया वर्गमूल 529। और अभी प्रीति ने किया था तो प्रीति ने बताया कि 23 का वर्गमूल ये होता है, ठीक है। 23 का अगर वर्गमूल करें, सॉरी 529 का अगर वर्गमूल करें तो 23 आता है, तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया 27 प्लस माइनस 23 बटे 2। अब यहाँ पे आके क्या करते हैं, इसको अलग कर देते हैं, 27 जमा 23 एक तरफ जमा वाला, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा बताओ, किसी को अगर आता है तो, एक तरफ जमा का दूसरी तरफ -23 माइनस का, बिल्कुल 27 माइनस 23 बटे में 2। तो जमा वाले को हल करेंगे 7 8 9 10 50, तो ये आ जाएगा 50 बटे में 2, और माइनस वाले को अगर करेंगे तो 27 में से 23 से कितना आया 4 बटे 2, ठीक है। अब इसको और ज्यादा अगर हल करो तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 25, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2। मतलब किसी भी तरीके से करो आंसर सेम ही आएगा। पहली संख्या अगर 25 मानोगे तो दूसरी संख्या 2 आएगी, पहली संख्या अगर 2 मानोगे तो दूसरी संख्या 25 आएगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, और ये था इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन। मध्य पद विभाजन से भी सीख लिया और द्विघात सूत्र से भी इसको हमने सीख लिया, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के सॉरी किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास में। गुड नाइट मैम।